बारिश में ग्रेवी वाले चटपटे मोमोज बेचने वाली गरीब बहू। मैंने टूथब्रश भी रख लिए, अब नहीं लगता कि कुछ भी रखने से रह गया है। गुड्डू, गुड़िया, तुम्हें कुछ रखवाना तो नहीं है? हम बस निकलने वाले हैं। हाँ माँ, मेरी ये गुड़िया भी रख लो। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दिल्ली तो जाएं, लेकिन मेरी गुड़िया यही आगरा में ही छूट जाए। माँ, वहाँ पापा ने हमारे आने की खुशी में घर सजाया होगा ना, है ना? अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें बच्चों, मुझे नहीं पता कि उन्होंने घर वर सजाया होगा कि नहीं, लेकिन हाँ, वो हमारे आने की खबर से खुश बहुत होंगे। अच्छा बच्चों, ट्रेन के आने का वक्त होने ही वाला है। जाकर दादी दादू और बुआ जी से भी पूछ कर आओ कि वो सब तैयार हैं कि नहीं। अरे बहू, हम तो कब से तैयार ही खड़े हैं। चल जल्दी से आ, ये ट्रेन आने में तो वक्त लगाती है लेकिन छूटने में वक्त नहीं लगाती। सुचित्रा की बात को सुनकर आशा ने अपने बैग पैक उठाया और पूरा परिवार आगरा स्टेशन पहुंच गया, जहां से उन्होंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और पूरा परिवार दिल्ली जाने को रवाना हो गया। सुचित्रा एक गरीब औरत थी जो अपने परिवार के साथ आगरा में रहती थी। उसके घर में उसकी बहू, 2 पोती और पोता पोती, एक बेटा और एक बेटी थी। सुचित्रा का बेटा दिल्ली में काम करता था और पूरा परिवार आज विवेक के पास दिल्ली को जा रहा था। एक तरफ परिवार वाले सफर कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ विवेक भी उनके इंतजार में था। चलो, घर तो साफ हो गया, अब माँ और बच्चे आएंगे तो आते ही उन्हें आराम मिल जाएगा। अब मैं नीचे जाकर मालिक से किसी काम को पूछ लेता हूँ। विवेक ऐसे बोलकर अपने घर से नीचे आया। नीचे एक किराने की दुकान थी जिसमें विवेक काम किया करता था। और आओ विवेक, और सुनाओ आगे बालक बच्चे। अरे मालिक, आपकी भाषा को क्या हुआ? आप तो दिल्ली की बोली बोलते थे, फिर आज ये बालक बच्चे कैसे? अरे भाई, दिल्ली तो हम मुसाफिरों का बसेरा बना है, वरना जड़ें तो हमारी गांव की ही हैं। खैर ये सब छोड़ो, परिवार वाले आगरा से आए कि नहीं आए? हाँ मालिक, बस अभी बात हुई थी, बोले 1 घंटे में आ जाएंगे, और देखिए 15 मिनट तो ऐसे ही बीत गए। और तुमको भी स्टेशन जाने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा, तो फिर तुम जल्दी से निकल जाओ विवेक, नहीं तो परिवार वालों को तुम्हारी राह देखनी पड़ जाएगी। लेकिन मालिक, आधा घंटा क्यों लगेगा? स्टेशन तो यहाँ से बस 15 मिनट की दूरी पर है। अरे भाई, ये दिल्ली है, सड़कों की ट्रैफिक का तो पता है तुमको। अब क्या यार विवेक, तुम भी ऐसी बात करते हो जैसे आज पहला दिन हो तुम्हारा दिल्ली में। माफ करना मालिक, आप शायद सही बोल रहे हैं, मुझे जाना चाहिए, नहीं तो अगर परिवार पहुंच गया और मैं नहीं पहुंचा तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। विवेक ऐसे बोलकर अपने परिवार को स्टेशन से लेने को चला गया। रास्ते में धर्मेश की बात के अनुसार जाम ही मिला, जिससे विवेक का 15 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तब्दील हो गया। और जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रेन भी बस आई ही थी। अरे चलो, अच्छा हुआ जो मालिक ने मुझे पहले ही भेज दिया। बाबा, बाबा हम आ गए। अरे मेरा प्यारा बेटा आ गया और मेरी गुड़िया भी, तुम दोनों कितने बड़े हो गए हो। विवेक जी। विवेक ने जैसी नजरें ऊपर करके देखा तो उसका पूरा परिवार खड़ा हुआ था। सभी को देखकर विवेक की आंखें भर आईं और उसने अपनी बहनों और माँ और बीवी को लिपटा लिया। कितने दिनों के बाद आज पूरा परिवार एक साथ आया है। आज मेरे बेटे बाप के गले नहीं मिलेगा। आजा मेरा बेटा। क्यों नहीं बाबा, यहाँ आओ। विवेक ने अपने बाप को भी गले लगाया, जिसके बाद वो उन सभी को अपने घर लेकर आ गया। अरे स्वागत है जी आपका दिलवालों की दिल्ली में। आइए आइए आइए। विवेक बेटा, ये माँ, ये मेरे मालिक हैं, मालिक धर्मेश जी। नमस्कार नमस्कार जी। बड़ी तारीफ करता है मेरा विवेक आपकी। बोलता है कि आगरा में अगर इसका सगा बाप है ना, तो दिल्ली में भी उसका एक बाप है, और वो आप ही हो जी। अरे नमस्ते नमस्ते, विवेक भी बड़ा अच्छा लड़का है। अरे आप लोग अंदर आ जाओ, बाहर क्यों हो, आ जाओ आ जाओ। धर्मेश ने सभी को अंदर दुकान में बुला लिया। इस दुकान के ऊपर मेरा घर है। अच्छा। राम राम जी सेठ जी। अरे राम 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 राम। अरे नितिन, कितनी बार बोला है तुझे सेठ ना बुलाया कर, मालिक हूँ, यूं इतना ही रहने दे मुझे। और ये तू क्या खा रहा है? ग्रेवी वाले मोमोज हैं, खाओगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने हैं। ग्रेवी वाली मोमोज, ये क्या होते हैं माँ? सुनने में तो अच्छी चीज लग रही है और खुशबू भी अच्छी है। गुड़िया की बात को सुनकर नितिन ने अपने मोमोज को छिपा लिया। उसके मोमोज के अंदर से बढ़िया भाप और महक उठ रही थी, जिससे बच्चों के दिल में भी उसे खाने की लालसा होने लगी। बच्चों का ये जी ललचाता हुआ धर्मेश ने नोट कर लिया और वो बोला, अरे विवेक, बच्चे इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे और भूख भी लगी होगी, इनको चला आजा मोमोज खाने चलते हैं।
अरे नहीं मालिक, मुझे नहीं जाना। मोमोज वाला यूं ही 400 से 500 रुपए का कोर्चा करवा देता है। आप जाओ मालिक, बच्चे ऊपर दाल सब्जी खा लेंगे। अरे विवेक तू भी ना, अब जब बाप की तरह माना है मुझे तो तेरे बच्चे का तो मैं दादा लगा ना। अरे दादा के साथ बच्चे जाते नहीं है क्या आइसक्रीम और चॉकलेट खाने? बस ऐसे ही मैं अपनी पोती और पोते को मोमोज खिलवा लाऊंगा। तुझे ना जाना हो तो ना सही, लेकिन बच्चों को मत रोकना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, ले जाइए बच्चों को। ये आज गुड्डू हम दोनों मोमोज खाने को जाएंगे, बहुत मजा आएगा। ये बच्चे खुशी से नाचते हुए धर्मेश के साथ मोमोज खाने को चले गए। वहीं सभी घर वाले विवेक के साथ उसके ऊपर वाले घर में चले गए। और बताओ बच्चों, कौन से मोमोज खाओगे? यहाँ मोमोज की बड़ी वैरायटी मिलती है। अब वो छोड़िए, पहले ये बताइए कि ये मोमोज क्या होते हैं और किस चीज से बनते हैं। अगर माँ हमसे पूछने लगी तो हम उनको क्या जवाब देंगे? अरे बच्चों, तुम तो बड़े ही प्यारी प्यारी बातें करते हो। खैर अच्छा सवाल है, कुछ भी खाने से पहले उसके बारे में जान लेना सबसे जरूरी है। मोमोज को हम अपनी पसंदीदा सब्जियों से बनाते हैं। कुछ लोग इसमें गोभी भरते हैं, कुछ लोग इसमें सोयाबीन भरते हैं और कुछ चिकन भर देते हैं। लेकिन बच्चों डरो नहीं, सब खाने वाली ही चीजें होती हैं। चिकन यानी कि मुर्गा जो कुकड़ू बोलता है। हाँ बेटा, वही कुकड़ू वाला मुर्गा। अब ये सब छोड़ो और बताओ कि तुम कौन कौन से मोमोज खाओगे? मैं यूं कुकड़ू वाले नहीं खाता तो मैं गोभी वाले लूंगा। अंकल हमें वही वाले मोमोज खिलाओ जो वो वहाँ आपकी दुकान वाले अंकल खा रहे थे। वो कौन से मोमोज खा रहा था? अच्छा, वो यूं ग्रेवी मोमोज थे। ठीक है बच्चों, आओ मैं तुम्हें ग्रेवी मोमोज खिला कर लाता हूँ। धर्मेश की बात सुनकर बच्चे बड़े खुश हुए। वो उन्हें एक मोमोज के कैफे में लेकर गया, जहां बच्चे जाकर बैठ गए और धर्मेश 3 प्लेट ग्रेवी मोमोज लगवा लाया। ये लो बच्चों, जितना दिल करे उतने ग्रेवी मोमोज खाओ, तुम्हें आज कोई नहीं रोकेगा। देख गुड़िया, हमें अलग अलग प्लेट में मोमोज खाने को मिले हैं। चल शुरू हो जा, आज तो मजे आ जाएंगे। दोनों बच्चों ने ऐसे बोलकर मोमोज खाना शुरू किया, जो कि उन्हें बेहद ही पसंद आए। वहीं दूसरी तरफ घर में, अजी आपने दोनों बच्चों को अपनी दुकान के मालिक के साथ क्यों भेज दिया? अभी तो दिल्ली आए 1 घंटा नहीं हुआ है, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अरे आशा, मेरी दुकान के मालिक बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुम उनके ऊपर शक मत करना। देखना बच्चे जब आएंगे ना तो आकर उनकी तारीफ ही करेंगे। कब तक तुम ऐसे ही बैठी रहोगी? देखो मैंने सभी के लिए नींबू पानी बनाया है, चलो उसको पी लो। हाँ भाभी चलो ना, आप भी बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती हो। छोड़ो ना बच्चों की फिक्र, चलो हम नींबू पानी पीते हैं। पूजा के बोलने पर विवेक सभी के लिए नींबू पानी ले आया और इतने में ही बच्चे भी मोमोज खाकर आ गए। माँ बाबा, कहाँ हो आप दोनों? लो आ गए दोनों बच्चे। कैसी लग गई इतनी देर? और वो दुकान वाले अंकल तुम्हें कहाँ लेकर गए थे? माँ हम तो दिल्ली का बाजार घूम कर आए। पता है अंकल जी ने हमें बहुत ही टेस्टी मोमोज भी खिलाए, सच में बहुत मजा आया। अरे बहू, आदमी तो वो भला ही है, उसकी बातों से ही पता चल गया था। तू भी ना बेवजह चिंता करती है। शायद आप सही बोल रही हैं बाबा, मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। आशा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। 2-4 दिनों तक ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। धर्मेश को विवेक के बच्चों से बड़ा लगाव सा था, तो बच्चे नीचे दुकान में धर्मेश के पास लगे रहते और विवेक अपना दुकान का काम संभालता था। ऐसे ही आज के दिन। अरे विवेक, सुबह के वक्त शुक्ला जी आए थे ना गली नंबर 4 से, उनके घर पर यह सामान जाना है। पैसे वो मुझे दे गए थे, बोला 11 बजे तक रखवा देना। मैंने बोला सही है, जा तू साइकिल से उनके घर में ये सामान देकर आ जा। जी मालिक, किसी और के घर तो कुछ डिलीवर नहीं करना है ना? वो क्या है ना कि आज जरा मेरे पाँव में दर्द है, तो बस अभी डिलीवरी कराऊंगा। हाँ नहीं, फिलहाल तो बस यही जाना है, अभी बस यही पहुंचा दे। धर्मेश की बात को अच्छे से सुनकर विवेक साइकिल पर सामान ढोकर उसे घर पर डिलीवर करने को चल दिया। अभी विवेक साइकिल पर सामान लेकर जा ही रहा था कि तभी सामने से आते हुए एक बड़े वाहन से उसकी टक्कर हो गई और विवेक की टांग में फ्रैक्चर हो गया। हे भगवान, हे राम, मर गया रे! अरे कोई तो मदद करो! अरे! आसपास के कुछ लोगों ने विवेक को उठाया और धर्मेश के यहाँ उसकी खबर पहुंचाई। लोगों ने एक सरकारी अस्पताल में विवेक को भर्ती भी कर दिया था। अरे मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है विवेक के लिए। वो इकलौता ही तो अपने माँ बाप के अंधे की लाठी थी, बेचारे परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी। अब वो सब छोड़िए और ये देखिए कि आपका नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। उस विवेक ने पता भी है एक्सीडेंट में हजारों का सामान खराब किया है। अरे सुधा, तुम हमेशा यही बातें क्यों करती रहती हो?
मालकिन जी, जो भी आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप आहिस्ता आहिस्ता कर लेना। क्या है ना, गरीब जरूर हैं हम, लेकिन किसी का एहसान खाने की आदत नहीं है। भरपाई तो मैं करूंगी। वो क्या है ना, अमीर जरूर हूँ लेकिन पैसा पेट पर नहीं उग रहा, समझी बहना। अब तुम यहाँ खड़े होकर अपना भाषण ना दो तो अच्छा होगा। अपने पति को देखने को अस्पताल चली जाओ, समझ आया? सुधा की बात पर आशा कुछ नहीं बोली और अपने परिवार के साथ विवेक के पास को चली आई। सुधा धर्मेश की पत्नी थी, जिसकी आदत अपने पति से एकदम उलट थी। उसमें इंसानियत भी बस पैसे वालों के लिए ही थी, और इसकी एक झलक तो आशा ने भी देख ली थी। विवेक जी, क्या हो गया? आपको क्या जरूरत थी भारी जाम में से सामान को लेकर जाने की? अपनी ही जान पर बनाई ना आपकी। परेशान क्यों होती हो आशा? हर चीज का बस बहाना ही लगता है। बहाने भी हम गरीबों के साथ ही लगते हैं। आशा अपनी किस्मत को कोस रही थी कि तभी वहां पर डॉक्टर आया। आप इनकी पत्नी हैं? देखिए, आपको भगवान जी का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बड़े वाहन से टकराने के बाद भी बस इनका पांव ही घायल हुआ है। इनके पैर में फ्रैक्चर है। 3 महीने का इनको बेड रेस्ट देना होगा और पूरी तरीके से सही होने में 6 महीने लग जाएंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर? अपने परिवार का इकलौता मैं ही एक सहारा हूं। अगर ऐसे बिस्तर पर पड़ गया तो मेरा परिवार कौन देखेगा? अब ये मैं आपको क्या बताऊंगा। जो जरूरी है वो ये है कि अगर आपने इसमें लापरवाही की तो सारी जिंदगी को भी आप मोहताज हो सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर पूरा परिवार टेंशन में आ गया। अब विवेक बिल्कुल बिस्तर पर पड़ चुका था। सारे परिवार में टेंशन का माहौल था कि तभी उनके घर में ऊपर मकान मालिक की पत्नी सुधा आई। विवेक, पाँव टूट गया? हाँ जी। लेटे रहो, उठते क्यों हूँ? मैं तो बस यहाँ ये बोलने आई थी कि जितने दिन तुमने ये कमरा और दुकान बरती उसका किराया और जो तुमसे आज नुकसान हुआ उसकी भरपाई तुमको करनी ही पड़ेगी। अब तुम क्या दोगे? तुम तो बिस्तर पर पड़ गए हो, लेकिन इससे तुम्हारे खर्चों की माफ थोड़ी ही कर सकते हैं ना हम, है ना? जी। जान तो फिर कब तक आ रहा है मेरा किराया और आज के नुकसान का पैसा? ये मत सोचिए कि भैया अगर बीमार हो गए हैं तो उनके घर में कोई नहीं रहा। मैं हूं ना अपने भाई की बहन, मेरी रगों में भी इन्हीं का खून दौड़ता है और मैं आऊंगी अब से इनकी जगह काम करनी। ठीक है? ठीक है, तो बस आ जाओ, बड़ा काम है दुकान में। सुधा ऐसे बोलकर नीचे को उतर गई। पूजा, तुम ये सच में कर लोगी ना? चिंता मत करो भाभी, मैं सब कर लूंगी। पूजा ऐसे बोलकर उसी वक्त नीचे चली गई और जो काम विवेक देखता था वही सब काम दुकान में पूजा देखने लगी। ऐसे कुछ दिन गुजरे। पूजा रोजाना अपने भाई की जगह दुकान पर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो वैसे काम नहीं कर पा रही थी जैसे विवेक किया करता था। अरे ये कैसे सामान को लगा रही है? ये साबुन नीचे और ये सर्फ के थैले सबसे ऊपर रखे जाते हैं। मैं जानती हूँ मालकिन, लेकिन ये 5-5 और 10-10 किलो के सर्फ के कट्टे मैं इतनी ऊंचाई पर उठाकर नहीं रख सकती हूँ। मैं एक लड़की हूँ और कोई सुपरमैन नहीं हूँ। अच्छा, काम करने और मेहनत के मुकाबले में तू लड़की है, इसीलिए काम तुझे आधा करना है और पैसे एक मर्द के बराबर की चाहिए। अरे जा, अब देख धर्मेश जी को बोलकर कैसे तेरे पैसे भी आधे करवाऊंगी। वैसे भी बारिश का मौसम है, दुकान में और ग्राहक नहीं आते और इतना पैसा तुझे भी दें ना बाबा ना। क्या आधे पैसे? लेकिन मैं बस कुछ काम ही तो नहीं कर रही हूँ, मेहनत तो पूरी ही है ना। आप ऐसे पैसे कैसे काट सकती हो? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस यही नहीं क्योंकि ये मेरी दुकान है, समझ आया? इसलिए मुझसे जुबान दराजी नहीं। सुधा की हालात पर पूजा कुछ नहीं बोली, क्योंकि गरीब परिवार के हाथों में एक लौता यही एक काम था। पूजा ने पैसे भी आधे कर दिए, जिससे मकान के किराया निकालने के लिए तो परिवार के हाथों में कुछ नहीं बचा और अब घर में किल्लत शुरू हो चुकी थी। आज पूजा की तनख्वाह मिली थी। माँ जी, विवेक जी, मैंने तो सोचा था कि दिल्ली जाकर कुछ हालातों में तब्दीली आएगी, लेकिन हालात तो मुंह पर तमाचे मार रहे हैं। देखिए, आपकी तनख्वाह आधी हो गई है। आपको 10,000 मिलते थे, अब 5,000 हाथ में आए हैं, जिसमें से 3,000 मकान का किराया चला गया, तो हम पर तो बस ये 2,000 ही बच पाए ना। जब घर में कमाने वाला ही मोहताज होकर पड़ जाता है ना आशा, तो फिर यही होता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि बस छोड़ दूं ये बिस्तर, क्योंकि लेटे लेटे घर की ऐसी हालत देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं जी, अगर आपने खुद के साथ ज्यादती की तो फिर और मुसीबत आएगी। आप जरा परहेज ही रखें, कोई भी ज्यादा परेशान ना होइए। 2,000 अभी भी हाथ में है, भगवान कैसे कैसे गाड़ी चलवा ही देगा। बहू, मेरी माने ना, अगर तो तू चल जल्दी से, इन पैसों से राशन लेने को चलते हैं। वैसे भी पैसा अगर आ जाए ना तो इसके पाँव निकल आते हैं और ये कभी भी किसी के पास रुकता नहीं है, इसलिए हम इसे भागने से पहले ही अपने काम में ले लेते हैं, बाकी आगे को देखा जाएगा।
तो क्या दादी और माँ आप दोनों बाजार चल रहे हो? हम भी जाएंगे, हम भी आपके साथ बाजार जाएंगे, हमें भी लेकर जाओ दादी और माँ। दोनों घर में बैठो, बारिश का मौसम वैसे ही है और पानी पड़ गया तो दोनों को जुकाम हो जाएगा। अरे बहू क्यों बच्चों को डांट रही है? हर चीज को बस मना ही मना करती है। वैसे गुस्सा तो तेरी नाक पर भी बैठा रहता है। आओ बच्चों, मैं तुम्हें ले चलूंगी अपने साथ बाजार। सुचित्रा की बात को सुनकर बच्चे खुश हो गए। बस फिर क्या था, उसी वक्त सुचित्रा, आशा और दोनों बच्चे घर में राशन भरने को बाजार पहुंच गए। ठंडी हवा और घटा का मौसम, ऐसे में जगह जगह मोमोज की रेडी और दुकानें थी और सभी धड़ल्ले से चल रही थी। आशा बहू, कितनी देर हो गई हम लोगों को यहाँ बाजार में घूमते घूमते। यहाँ से हर थोड़ी देर में बस स्टील के बर्तनों वाली रेडियां और दुकान आई जा रही हैं। क्या है ये? ओह अच्छा, ये माँ जी, ये मोमोज की रेडियां हैं। मोमोज? वही जो बच्चे खाकर आए थे? हाँ दादी, वही होते हैं मोमोज। और पता है वो भीतर ज्यादा अच्छी भी होते हैं। ये जो स्टील के बर्तन में लगे हैं ना, इसमें तो स्टीम मोमोज मिलते हैं और बाकी के कढ़ाई में बनते हैं। हैं भाई, हम तो इन मोमोज के बारे में जानते ही नहीं। पता है माँ जी, दिल्ली में मोमोज के पीछे पब्लिक ऐसी दीवानी है जैसे आगरा में पेठे की। माँ मोमोज खानी है, मोमोज दिलाओ ना। चुप कर, हर जगह बस जब देखो जिद ही जिद। बहू बच्चों से जरा नरमी से बात किया कर तू, हमेशा ही इनको डांटती रहती है। चल, कौन सा बहुत महंगी चीज है, दिलवा देते हैं ना। माँ ज्यादा महंगी नहीं है तो बहुत सस्ती भी नहीं है, लेकिन चलो आप बोल रही हैं तो दिलवा देती हूँ। आशा ऐसे बोलकर बच्चों के साथ मोमोज की रेडी पर आई, जहां अरे भैया, ग्रेवी वाले मोमोज कैसे दिए हैं? रहने दो बहना, तुम्हारे बस की नहीं है। अरे भैया जी, ये क्या बात हुई? हम भला क्यों नहीं खरीद सकते हैं इनको? देखो, मैं यहाँ में फ्री में कुछ भी मांगने नहीं आई हूँ, पैसे हैं मेरे पास। अच्छा जी, ऐसी बात है तो ठीक है। 160 रुपए की है एक प्लेट ग्रेवी वाले मोमोज की। बोलो अभी भी दूं क्या? 160? हे भगवान, ये तो बहुत महंगे हैं। अरे बच्चों चलो यहाँ से, हम इतने महंगे मोमोज नहीं खाएंगे। आशा ऐसे बोलकर बच्चों को रेडी के पास से ले आई। अरे बहुत आते हैं तुम्हारे जैसे भिखारी दिन भर में मोमोज खाने को। वो तो हम शक्ल देखकर ही बता देते हैं कि किसकी जेब में दम है हमारे मोमोज खाने का। मोमोज रेडी वाले आदमी की बातों पर सुचित्रा और आशा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस राशन लेकर घर को आ गई, लेकिन उसकी बातें दोनों के दिमाग में घूम रही थी। इसलिए खाना बनाते बनाते आशा अपने परिवार वालों से बोली, माँ जी कितना बोल रहा था ना मोमोज वाला, जैसे मोमोज ना बेच रहा हो। मुझे तो बड़ा गुस्सा ही आ रहा था। अरे 160 रुपए कुछ होते भी हैं या नहीं होते हैं? बेटा, आज के दौर में तो सभी के ठाट बाट ऐसे ही चढ़े हुए हैं, लेकिन मुझे तो ताज्जुब ये सोचकर हो रहा है कि लोग इतना महंगा भी खाना खाते हैं। बहू, अगर अपनी रेडी पर 10-12 भी ग्राहक आ गए तो रोज के 1000-1500 की आमदनी उसकी कहीं नहीं गई। ये तो आपने सही बोला माँ जी, कमाई तो तगड़ी ही होती है इन दिल्ली के मोमोज वालों की। माँ जी आइडिया, हम भी तो हालातों से परेशान हैं, तो कैसा रहेगा अगर हम लोग भी मोमोज बनाकर बेचना शुरू कर दें? तो जब दिल्ली में मोमोज इतने खाए ही जाते हैं तो क्यों ना इस मौके का फायदा हम उठाएं। वो तो तू सही कह रही है बहू, लेकिन मोमोज बनाने का राशन और सामान वगैरह कैसे आएगा? ये है ना मेरी मायके से मिले हुए एक जोड़ी सोने के बूंदे, मैं इन्हें गिरवी रखकर काम करने को तैयार हूँ। बाबा और विवेक जी, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? सही है बहू, अगर तू बढ़ना चाहती है तो ये तो अच्छी ही बात है। आप बताएं विवेक जी। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है आशा, लेकिन बस सवाल राशन और बर्तनों का नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है जगह का। ये आगरा नहीं है, ये दिल्ली है। यहाँ पर लोगों को पट्टियों पर बैठने का भी पैसा लगता है। अब बताओ। विवेक की बात को सुनकर आशा के अंदर निराशा सी आ गई, लेकिन फिर से एक उम्मीद की किरण निकली। भैया, बेचने की जगह का भी इंतजाम समझो हो गया। हमारे जो ये लालची मालकिन है ना, इनको पैसा दिखाओ और ये राजी हो जाती हैं। भाभी कहाँ तो आपको 4-5 हजार की दुकान देखनी पड़ सकती है। इससे ज्यादा तो अच्छा ये रहेगा कि आप मालकिन को हर महीने 500 रुपए दे देना और यहीं दुकान के बाहर और घर के नीचे मोमोज लगा लेना। बोलिए, अगर आप राजी हो तो मैं मालकिन से बात करूंगी। पूजा का आइडिया आशा के लिए फिर से एक उम्मीद की किरण लेकर आया। पूजा ने उसी दिन फोन पर सुधा से बात की, जिससे पैसों की सुनते ही सुधा राजी हो गई। बस फिर क्या था, अगले ही दिन आशा मोमोज बनाने का सामान ले आई और उसने 3 तरह के मोमोज अपनी रेडी पर रखे। अरे बहू, कौन से मोमोज बेच रही हो? जी, ये ग्रेवी वाले मोमोज हैं, फ्राइड भी आपको मिल जाएंगे और स्टीम मोमो भी हैं। सभी मोमोज वेज हैं। अब आप बताइए कि आपको कौन से दूं? मैं तुम्हारा पहला ग्राहक हूँ, चलो मुझे सारे चखा दो। वैसे कितने कितने की प्लेट्स हैं? ग्रेवी वाले फुल प्लेट 60 रुपए हैं।
फ्राइड वाले 50 और स्टीम 40। अरे इतने सस्ते? अरे भाई दिल्ली के हिसाब से बड़ा सस्ता दे रही हो आगरा वाले। हाँ लाओ तीनों दे दो। धर्मेश ने हाफ प्लेट तीनों तरह के मोमोज ले लिए, जिनको चखने के बाद वो बोला, बहुत ही बढ़िया बहू, बहुत बढ़िया। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा स्वादिष्ट तो ग्रेवी वाले मोमोज हैं। वैसे सारे ही अच्छे हैं लेकिन ग्रेवी वाले हीरो हैं भाई, हीरो। आपका शुक्रिया। माँ अपनी मोमोज बनाई है, माँ हमें भी खाने हैं मोमोज। हाँ माँ दो ना, हमें भी खाने हैं। अरे नहीं बच्चों, ये मोमोज मैंने ग्राहकों को बेचने के लिए लगाए हैं, घर में खाने को नहीं। अरे ये लो बच्चों, जितने मर्जी उतने मोमोज खाओ। हाँ अरे नहीं, आप क्यों बच्चों को दे रहे हो? मैं तो इनको ही देने वाला था, इतने सारे मैं थोड़े ही खा लेता। भाभी एक प्लेट ग्रेवी वाले मोमोज जरा मेरे लिए भी लगा दो। अंदर इतनी अच्छी खुशबू जा रही है कि बस रहा नहीं जा रहा। हाँ हाँ जरूर आइए और खाइए, इसलिए तो मैंने रेडी लगाई है। आशा के पहले और दूसरे ग्राहक नितिन और धर्मेश बने, जिन दोनों को ही उसके हाथों के ग्रेवी वाले मोमोज पसंद आ गए। ऐसे ही दोपहर होते होते चलते फिरते लोग भी आशा के थैले पर रुकने लगे और रुक रुक कर मोमोज खाने लगे। अरे त्रिशा देख, यहाँ कितने सस्ते मोमोज मिल रहे हैं, 60 रुपए की फुल प्लेट। चल खाते हैं। सच में ग्रेवी वाले मोमोज की फुल प्लेट बस 60 रुपए की है। चल यार खाते हैं। त्रिशा और पूजा दोनों आशा की रेडी पर आ गईं और उन दोनों ने भी बस ग्रेवी वाले मोमोज ही खाए। ऐसे ही दिन के अंत तक आशा को अच्छे से कमाई हो गई और उसके ग्रेवी वाले मोमोज तो खत्म हो गए, लेकिन फ्राइड और स्टीम मोमोज बच गए थे। पहले दिन जब आशा मोमोज बेचकर खिले खिले मन से ऊपर घर में आई तो उसको देखकर सभी का मन खिल उठा। आ गई बहू रानी, कैसा रहा काम का पहला दिन? माँ जी अच्छा था, सच में ये दिल्ली के दिलवाले मोमोज पर बड़ी जान छिड़कती हैं, वरना आगरा में ये चीज ऐसे पहले ही दिन न बिक जाती। क्या माँ सारी मोमोज खत्म हो गए? लेकिन हमें तो और मोमोज खाने थे। अरे बच्चों, तो तुम उदास क्यों हो रहे हो? थोड़े से स्टीम और फ्राइड वाले मोमोज बचे हुए हैं, चलो मैं तुम्हें वही बना कर देती हूँ। आशा ने ऐसे बोलकर अपने परिवार वालों को स्टीम और फ्राइड मोमोज खाने दिए, जो खाने के बाद बच्चे भी खुश हो गए। माँ आपके हाथों का स्वाद तो एकदम बाहर बेचने वाले मोमोज जैसा है, सच में। तुम्हारी माँ भी तो अब बाहर मोमोज बेचने वाली ही बन गई है। जाइए आप भी ना। देखो तो सही कैसे सभी का चेहरा आज खिला खिला सा लग रहा है। ये सब पैसे की देन है। अब तो लग रहा है कि ये दिलवालों की दिल्ली कहीं हमें भी न बांध ले। जो यहाँ आता है सुना है यही का हो जाता है। रमेश की बात पर सभी बस मुस्कुरा दिया और पूरे परिवार ने खुशी खुशी मोमोज खाए। अब आशा को मोमोज बेचते हुए 1 महीना होने को आया था। उसके मोमोज अब मशहूर होना भी शुरू हो गए थे। ऐसे ही आज के दिन मुझे 1 प्लेट ग्रेवी मोमोज की देना। ग्रेवी मोमोज? वो तो खत्म हो गए। क्या बोला खत्म हो गए? लेकिन मैं तो कितनी दूर से सारे रेडी छोड़ते हुए बस आपके मोमोज खाने को ही आई थी। ये आपने क्या बोल दिया? अरे लेकिन मुझ पर भी फ्राइड और स्टीम मोमोज हैं, तुम चाहो तो वो खा लो। ठीक है, तो मुझे हाफ प्लेट दोनों तरह के दे दो। वैसे आशा जी, लोग आपके हाथों के ग्रेवी मोमोज खाने पसंद करते हैं। इस बारिश के मौसम में तो ग्रेवी का चटपटा स्वाद, आप ना बस ग्रेवी मोमोज लगाने लग जाओ, देखना इनसे अच्छी आमदनी होगी आपकी। पूजा की बात में दम था। उसकी बात पर आशा सोचने पर मजबूर हो गई। बस फिर क्या था। अब शाम को जब आशा अपने घर मोमोज बेचकर आई तो उसने ये बात अपने घर वालों को बताई और अरे बहू सच ही तो बोल गई वो लड़की। ये जो रोज रोज स्टीम और फ्राइड मोमोज बचकर आते हैं ये हमारा घाटा ही तो है। और अगर इन सभी को ना बनाकर सारे ग्रेवी वाले मोमोज बेचे तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। आशा को सभी की बात समझ में आ रही थी। बस फिर क्या था, अगले दिन से उसने स्टीम और फ्राइड मोमोज हटाकर बस ग्रेवी वाले मोमोज बेचना शुरू कर दिया, जिनका दाम मार्केट के दाम से एकदम आधा था। अब आशा काफी मशहूर भी हो चुकी थी और उसके मोमोज पर भी भीड़ लगने लगी थी। अरे बहन 2 प्लेट फुल चटपटे ग्रेवी वाले मोमोज जरा पैक कर दो, और हाँ चटनी जरा ज्यादा देना। हाँ जी, सभी को मिलेगा, शांत रहिए। अब तो ये जगह मेरे लिए छोटी होने लगी है, इस बारे में भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। आशा को जगह की कमी भी अब ग्राहक के बढ़ जाने से महसूस होने लगी थी। उसने कुछ वक्त तो वहीं रेडी लगाई। उसके बाद जब विवेक सही हो गया तो उसने अपने मकान मालिक से बात की। धर्मेश जी, मैंने आपको बाप की तरह माना है, लेकिन अब मेरी पत्नी को यहाँ काम करने में दिक्कत है, तो मैं बाजार में कोई अच्छी दुकान ढूंढकर आशा का काम वहां करवाने वाला हूँ। फिक्र मत करना, हम रहेंगे इसी घर में और मेरी बहन भी आपकी दुकान में ऐसे ही काम करती रहेगी। अच्छा, इसे ही कहते हैं कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। हमने तो तुझे पगार दिया और अब तू हमें ही नीचा दिखाना चाहता है।
अरे चुप करो सुधा, किसी को काम देना उस पर एहसान नहीं है, और किसी की तरक्की पर जलना भी इंसानियत में नहीं आता। मैं तुम्हारी कामयाबी से बड़ा खुश हूँ विवेक। तुम्हारी पत्नी तो दिल्ली वालों के दिलों में ही बस गई। ठीक है, ढूंढो दुकान और करो खूब तरक्की। वैसे भी तुझे बेटा माना था मैंने, और बाप कभी अपने बेटे की तरक्की से उदास नहीं होता। धर्मेश की बात सुनकर विवेक बस मुस्कुरा दिया। बस फिर क्या था, उसी दिन के बाद से आशा ने अपना एक छोटा सा चटपटे ग्रेवी वाले मोमोज का कैफे बना लिया, जिस कैफे के लोग बड़ी खुशी से आते और मोमोज खाकर जाते। वहीं दूसरी तरफ आशा ने अपने दम पर अपने घर के हालात बदल लिए थे। अब उसके बच्चे स्कूल जाने लगे थे और दिल्ली वालों की दिल्ली में अब आशा का परिवार भी शामिल था, और अब वो खुशी खुशी रहते थे।